ओके गाइस, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम रिवाइज करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पोदार स्कूल में दिए गए हैं। तो ये 31 क्वेश्चंस को हम फटाफट रिवाइज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारी बुक्स में दिया है, दैट इज व्हाट इज प्राइस सीलिंग, क्या है उसके इम्प्लीकेशंस एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज विद अ डायग्राम। ये है चैप्टर नंबर 13, द लास्ट चैप्टर है उसका। है बहुत सिंपल है गाइस। प्राइस सीलिंग क्या होता है? तो ये देखो, ये तुम्हारा मार्केट का प्राइस होता है ना। ये होता है मार्केट का प्राइस। हम एक कमोडिटी ले लेते हैं, उस कमोडिटी का नाम है वीट। सर ये एसेंशियल कमोडिटी है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरत होती है। सपोज मार्केट ने एक प्राइस सेट किया है जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कितना डिसाइड किया मार्केट ने, बताइए? 60 रुपीज़। क्या 60 रुपीज़ सभी लोग अफोर्ड कर पाएंगे? गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक प्राइस सेट करती है। वो जो प्राइस है वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, बताइए? मैक्सिमम प्राइस। सीलिंग, सीलिंग का मतलब ये है कि इट इज अ मैक्सिमम प्राइस। अब बताओ, गरीबों के लिए रख रहे हैं तो 60 के नीचे रखना चाहिए गवर्नमेंट या 60 के ऊपर रखना चाहिए? 60 के नीचे रखना चाहिए। तो याद रखना, प्राइस सीलिंग गरीबों के लिए होती है। सपोज गवर्नमेंट एक प्राइस सेट करती है विच इज 40, कि भाई इसके ऊपर कोई प्राइस पे बेचेगा नहीं। दैट इज नोन एज प्राइस सीलिंग। सो व्हाट इज प्राइस सीलिंग? इट इज अ मैक्सिमम प्राइस। अब बिलो द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम 60 था, उसके नीचे है, ताकि पुअर पीपल एसेंशियल कमोडिटी को खरीद सके। उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, प्राइस सीलिंग। उसका इम्प्लीकेशंस क्या होंगे गाइस? क्या मार्केट रिएक्ट करेगा? जी हाँ, मार्केट रिएक्ट करेगा। डिमांड जो है वो अपने आप को क्या करने वाला है? एक्सटेंड। और सप्लाई जो है वो अपने आप को क्या करने वाला है, बताइए? कॉन्ट्रैक्ट। सर सिंपल रीजन है ना, अगर कोई चीज़ 60 की 40 में मिलेगी तो बायर अपनी डिमांड तो बढ़ाएगा, और सप्लायर अपनी सप्लाई को क्या करेगा? कम। क्योंकि सप्लायर क्यों कम करेगा? बिकॉज उसको क्या हो रहा है, बताइए? लॉस। तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, बताइए? एक्सेस डिमांड। सिचुएशन कैसी हो जाएगी, बताइए? एक्सेस डिमांड की, है ना। तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस? तो कॉन्सिक्वेंसेस है एक्सेस डिमांड, जिसका हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, भूलना मत, पार्शियल हंगर। तो बताइए क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है? मार्केट में डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिचुएशन एक्सेस डिमांड हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं द पार्शियल हंगर। अब इसको डील करने के लिए क्या सिस्टम हमने लाया था, बताइए? पहला सिस्टम है रैशनिंग सिस्टम। सर ये रैशनिंग सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम के अंदर आपने एक कोटा फिक्स कर दिया, क्योंकि मैं हर एक की नीड को तो फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज सिचुएशन कैसी है? एक्सेस डिमांड, मेरे पास उतनी सप्लाई नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? रैशनिंग सिस्टम करूंगा। रैशनिंग मतलब फिक्सेशन ऑफ कोटा, कि हर एक को इतनी ही क्वांटिटी मिलेगी, ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी नहीं। इज दैट क्लियर? राइट। तो रैशनिंग सिस्टम से तीन प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या होगी, बताइए? लॉन्ग क्यू। लॉन्ग क्यू का मतलब क्या होता है, बताइए? लंबी लाइन में रहनी पड़ेगी। सेकंड क्या है? क्वालिटी हमेशा रैशनिंग सिस्टम में कैसी होती है, बताइए? पुअर क्वालिटी। और तीसरा किसकी शुरुआत हो जाएगी? ब्लैक मार्केटिंग। सर व्हाट इज ब्लैक मार्केटिंग? ब्लैक मार्केटिंग का मतलब, यार कौन लंबी लाइन में खड़े थे? कौन लंबी लाइन में जाके खरीदे? इससे अच्छा अपने क्या कर लेते हैं, ऊंचे भाव में अलग से ही खरीद लेंगे। तो ये है उसके इम्पैक्ट ऑफ प्राइस सीलिंग। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये हमने कंप्लीट कर लिया द फर्स्ट टॉपिक विच इज प्राइस सीलिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक किसके लिए करेंगे, बताइए? दैट इज प्राइस फ्लोरिंग। नाम से ही समझ जाओ गाइस, प्राइस प्राइस फ्लोरिंग जो है वो फार्मर्स के लिए होता है। एफ फॉर फ्लोरिंग, एफ फॉर फार्मर्स। फार्मर्स को क्या तकलीफ है गाइस? फार्मर्स जब अपना आउटपुट बेचता है ना, तो मिडिल मैन उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। और कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? जो प्राइस होता है उसे काफी कम में ये लोग खरीदते हैं, क्योंकि मिडिल मैन के पास पैसा होता है, मिडिल मैन के पास स्टोरेज फैसिलिटी होती है, और फार्मर्स के पास ये सब कुछ नहीं होता। टू प्रोटेक्ट द फार्मर हम लोग एक प्राइस सेट करते हैं। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, बताइए? फार्मर्स को प्रोटेक्ट करनी है, फार्मर को अच्छी इनकम हो। वरना अगर फार्मर्स को अच्छी इनकम नहीं होगी तो फार्मर्स प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो देश में फूड की क्या हो जाएगी, बताइए? शॉर्टेज। इसीलिए सपोज गवर्नमेंट मिडिल मैन ने क्या प्राइस डिसाइड किया? 40 का। इस प्राइस में फार्मर्स की इनकम बहुत कम हो रही है। तो फ्लोरिंग में बेसिकली गवर्नमेंट एक प्राइस सेट करेगी। वो मुझे बताइए मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? मिनिमम। सर फ्लोर आपका मिनिमम लेवल होता है, मिनिमम प्राइस होगा। पर याद करो, गवर्नमेंट क्या प्राइस सेट करेगी? 40 के ऊपर या 40 के नीचे? 40 के ऊपर करेगी, राइट। तो गवर्नमेंट ने लेट्स से प्राइस डिसाइड किया 60, क्योंकि इससे फार्मर्स की इनकम अच्छी हो जाएगी। सो गवर्नमेंट सेट अ प्राइस विच इज अ मिनिमम प्राइस विच इज अबव द इक्विलिब्रियम, है ना, विच इज अबव द इक्विलिब्रियम। इधर मार्केट में सिचुएशन क्या हो जाएगी, बताइए गाइस? कम ऑन। यहाँ पे हो जाएगा डिमांड कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई
एक्सटेंड सर 40 का 60 होगा, सप्लायर खुश होगा, मतलब फार्मर्स खुश होंगे, वो अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे। बट बायर जो है वो अपनी डिमांड को क्या करने वाला है बताइए, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ, जब एक्सेस सप्लाई होगा तो वो सारा का सारा एक्सेस सप्लाई कौन अब्सॉर्ब करेगा? गवर्नमेंट को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, तभी तो ये प्राइस मेंटेन होगा। क्योंकि फार्मर्स बोलेगा कि भाई मेरा कोई खरीदने वाला ही नहीं है, क्या करोगे? तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, सारा का सारा एक्सेस सप्लाई सरकार खरीदेगी। क्या प्राइस में सरकार खरीदेगी? 60 के प्राइस में। और उसको किस तरह से मेंटेन करेगी गाइस? कम ऑन, बफर स्टॉक। और बफर स्टॉक के तीन फायदे। पहला, बफर स्टॉक से गरीबों को प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और दूसरा, ये किसके लिए काम आता है बताइए? प्राइस स्टेबिलाईजेशन। किसके लिए काम आता है? प्राइस स्टेबिलाईजेशन। इज दैट क्लियर? क्या ये चीज सबको समझ आई? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम्हें दिया गया है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस टेकर, प्राइस मेकर। देखो, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां जो सेलर होता है वो होता है प्राइस टेकर। क्या होता है? प्राइस टेकर। सर क्यों प्राइस टेकर है? उसके तीन कारण है। पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इतने बायर्स है, इतने सेलर्स है, कोई अकेला ना मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एग्जांपल याद है मैंने क्या दिया था इसके अंदर? पेट्रोल पंप का। तो इसमें अगर एक पेट्रोल पंप बोला नहीं मैं तो 110 में ही बेचूंगा, तो तुम खरीदोगे? तुम क्या बोलोगे? और भी बहुत सारे सेलर है जो बेचने को तैयार है। सेकेंड, प्रोडक्ट कैसा है बताइए? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक ही जैसा प्रोडक्ट है, तो किस बात का एक्स्ट्रा चार्ज करोगे? और तीसरा, परफेक्ट नॉलेज। सबको परफेक्ट नॉलेज है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एज वेल एज इट्स प्राइस। इसीलिए इसके अंदर जो सेलर होता है वो प्राइस डिसाइड नहीं करता, ही इज अ प्राइस टेकर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसके अंदर? राइट नाउ सर, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, राइट। एक बार परफेक्ट कंपटीशन में अगर प्राइस डिसाइड हो जाता है, फिर वो प्राइस हमेशा क्या रहेगा गाइस? कम ऑन, प्राइस हमेशा क्या रहेगा बताइए? कांस्टेंट। याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है? देखो, इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है। सेकंड, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स है। तो अगर सेलर प्राइस को बढ़ाएगा तो बायर्स कितने हो जाएंगे? जीरो। क्योंकि सारे बायर्स बोलेंगे मैं तुझसे क्यों खरीदूं, राइट। अगर कोई पेट्रोल पंप वाला 95 रुपीज पेट्रोल का भाव है 110 में बेचेगा, क्या वो पेट्रोल पंप पे एक भी बंदा दिखेगा कल से? नहीं दिखेगा। सर वो कम प्राइस क्यों नहीं कर लेता? चलो, प्राइस बढ़ा नहीं सकता, कम प्राइस क्यों नहीं कर सकता बताइए? क्योंकि अगर वो प्राइस को फॉल करेगा, वो कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज उसी प्राइस पे वो सारा पेट्रोल बेच सकता है, तो वो प्राइस को कम क्यों करेगा? अरे समझ आया? कभी पेट्रोल पंप वाले को देखा है कि क्रूड ऑयल फेंकता हुआ, पेट्रोल फेंकता हुआ? नहीं ना, उसका सारा पेट्रोल बिक जाता है। इसीलिए कहता है कि वो प्राइस हमेशा परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहती है बताइए? कांस्टेंट। याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में पेट्रोल पंप इज नियरेस्ट एग्जांपल, एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है। अब याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा क्या रहेगा बताइए? कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट तो ए आर कांस्टेंट, और ए आर कांस्टेंट तो एम आर कांस्टेंट। याद है ना, प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए आर। और हर बार अगर आपका एवरेज सेम है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या रहेगा बताइए? सेम। और एमआर से क्या निकलता है बताइए? सम ऑफ एमआर इज टीआर। सम ऑफ एमआर इज टीआर। तो टीआर क्या रेट से इंक्रीज होगा बताइए? कांस्टेंट रेट। टीआर विल इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट बिकॉज एमआर इज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? राइट। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। नाउ फोर्थ इज चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। ओके गाइस, चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, बेसिकली वो ये पूछना चाहते हैं डिमांड और सप्लाई का वो सारे फैक्टर्स। डिमांड के थे टायर, सप्लाई के थे गिफ्ट रिलेटेड पेन। इंक्रीज और डिक्रीज मतलब मूवमेंट और एक्सटेंशन। मूवमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड आया तो देखो, सबसे पहली बात लिखा है इंक्रीज या डिक्रीज। इज दैट क्लियर? नाउ चलिए हम बात यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अदर फैक्टर्स की। याद है ना सबको? अदर फैक्टर्स याद है? डिमांड के मैंने ऑलरेडी एक शॉर्टकट बताया था। डिमांड के अदर फैक्टर्स का मेमोरी टेक्निक क्या था गाइस? कम ऑन, TIRE। इसको बोलते हैं टायर।
और सप्लाई के अदर फैक्टर्स कौन से थे बताइए, गिफ्ट रिलेटेड पेन, है ना सर। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बताइए, शिफ्ट, शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन सप्लाई। गुड आउट, इसको हम बोलते थे शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब डिमांड में इस तरह से शिफ्ट होता है, इसे बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। और अगर इस तरफ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे गाइस, कम ऑन, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, है ना। और सप्लाई का कैसा होगा बताइए, ऊपर की तरफ पॉजिटिव स्लोप होता है, पता है ना। तो राइट की तरफ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे गाइस, कम ऑन, राइटवर्ड शिफ्ट, राइट। और लेफ्ट की तरफ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे गाइस, कम ऑन, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या ये डिमांड और सप्लाई का ग्राफ क्लियर हो गया, है ना, राइट। अब एक बार सारे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, टी का मतलब क्या हुआ करता था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस याद है सबको, क्या हुआ करता था, दो टाइप के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थे, एक हो सकता है फेवरेबल और एक हो सकता है अनफेवरेबल। अगर आपके लिए आपका प्रोडक्ट का डिमांड फेवरेबल हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एसी का बिजनेस है एंड सडनली समर का सीजन आ गया, तो मेरे लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा हो गया बताइए, फेवरेबल। तो अगर फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा तो डिमांड कर्व, डिमांड क्या हो जाएगी बताइए, इंक्रीज हो जाएगी। याद रखना, ये लाइन भूलना मत, अट एग्जिस्टिंग प्राइस। तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा गाइस, कम ऑन, राइटवर्ड शिफ्ट, है ना। और यही अगर अनफेवरेबल है तो डिमांड क्या हो जाएगा बताइए, कम, अट एग्जिस्टिंग प्राइस, कैसा शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इस पे किसी को कोई डाउट है, सबको समझ आया, राइट नाउ। दूसरा था आई। आई का मतलब क्या था टायर में, इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो दो टाइप के गुड्स थे, एक था नॉर्मल गुड्स और एक था इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में ज़्यादा नहीं करूँगा, सिंपल है। नॉर्मल गुड्स में जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका डिमांड भी बढ़ जाएगा, आठ, तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड। और लेफ्टवर्ड में कैसा हो जाएगा गाइस, कम ऑन, कि इनकम कम तो डिमांड भी कम, अट एग्जिस्टिंग प्राइस, कैसा शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। अच्छा इंफीरियर ध्यान रखना, इंफीरियर गुड्स क्या होता है सर, इंफीरियर मतलब जिसका हमेशा एक सुपीरियर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। एग्जांपल, मैं नाइकी का फर्स्ट कॉपी खरीद रहा हूँ सर, इसका मतलब इसका सुपीरियर है, हाँ है नाइकी का ओरिजिनल, तो वो क्यों नहीं खरीद रहे हो सर, औकात नहीं है, इनकम नहीं है ना। तो जैसे ये मेरे लिए कौन सा गुड हो गया अभी, इंफीरियर। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी, क्या मैं ये खरीदूंगा या नॉर्मल गुड्स खरीदूंगा, सुपीरियर पे शिफ्ट हो जाऊंगा ना, राइट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर। सर ये इंफीरियर खरीद ही इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे पास इनकम बहुत कम है। तो बहुत सिंपल है कि इंफीरियर में कि अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो गई तो, नहीं, इनकम अगर इंक्रीज हो गई तो कंज्यूमर किस पे शिफ्ट हो जाएगा, जल्दी बताइए, कंज्यूमर विल शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, अट कैसा शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा कि अगर इनकम कम हो गई तो पहले तो सोचता था, अब तो सोचूंगा ही नहीं, अब तो ज्यादा से ज्यादा कौन सा खरीदूंगा, इंफीरियर ही खरीदूंगा। तो इनकम और इंफीरियर गुड्स का रिलेशन कैसा दिखता है हमें, ऑपोजिट। इज दैट क्लियर, राइट। अब आर का मतलब क्या था बताइए, आर का मतलब क्या था, आर का मतलब था द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर याद है रिलेटेड गुड्स को ना, इसको करेक्ट नाम देते थे, एनीवन, रिलेटेड गुड्स को एक और नाम क्या देते थे, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्या बोलते थे, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्यों क्रॉस प्राइस इफेक्ट, क्योंकि प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अदर गुड्स, इसलिए इसको बोलते थे क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्लियर। इसके अंदर दो टाइप के गुड्स आते थे, एक था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक था सब्सटीट्यूट गुड्स। एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक है सब्सटीट्यूट गुड्स। समझ आया सबको, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या रिलेशन है, बहुत सिंपल है कि एग्जाम्पल याद रखना, इसके अंदर कौन सा, ब्रेड और बटर। तो अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ा तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो इस चक्कर में हमारे ओन गुड्स की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, अट एग्जिस्टिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल ब्रेड कॉम्प्लीमेंट्री है, बटर ओन गुड्स है, तो ब्रेड का भाव बढ़ा तो लोग ब्रेड कम खरीदेंगे, तो उसके चक्कर में बटर का भी डिमांड कम हो जाएगा। इसकी वजह से हमारी डिमांड कम होने की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भाव गिर गया
तो लोग ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स खरीदेंगे, साथ साथ में हमारे गुड्स भी खरीद लेंगे, तो हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी बताइए, बढ़ जाएगी एट एग्जिस्टिंग प्राइस। सब्सटीट्यूट मतलब एक दूसरे को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक। तो पेप्सी लोगे तो कोक, या कोक के बदले पेप्सी। तो ऑटोमेटिकली अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स बढ़ जाए, सर हमारा प्रोडक्ट पेप्सी है, सब्सटीट्यूट गुड्स कोक है, कोक का भाव बढ़ गया, तो लोग किधर शिफ्ट हो जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी किसके लिए, ओन एट एग्जिस्टिंग, कैसा शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट, है ना। और यही अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का भाव गिर गया तो अपने बायर भी किधर शिफ्ट हो जाएंगे, सब्सटीट्यूट गुड्स पे, तो अपने गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम एट एक्सिस्टिंग प्राइस, कैसा शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या था बताइए, ई फॉर क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑन फ्यूचर अवेलेबिलिटी, राइट, है ना, एक्सपेक्टेशंस ऑन फ्यूचर अवेलेबिलिटी, बहुत सिंपल है यार। कल अगर आज आपको पता चले कल से पेट्रोल पंप मिलने वाला नहीं है, कल पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, तो आज क्या करोगे तुम, डिमांड बढ़ा दोगे, राइट। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में वो चीज़ मिलने वाली नहीं है, तो आज उसकी डिमांड बढ़ा दोगे एग्जिस्टिंग प्राइस पे, तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड, सारे पेट्रोल पंप, है ना। और फिर बोलेंगे मैं तो मजाक कर रहा था, कल से बहुत अवेलेबिलिटी है, तो डिमांड को क्या कर दोगे बताइए, कम। अब पता ही है कि इतनी अवेलेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना में सबने सैनिटाइजर भर भर के घर में रखे थे, क्यों रखे थे, क्योंकि पता नहीं कल मिले या ना मिले। फिर जैसी मार्केट खुल गया, सब कुछ अवेलेबल हो गया, क्या एक साथ इतना सारा खरीदते हो, नहीं, क्योंकि पता है फ्यूचर में अवेलेबल होगा, तो आज डिमांड करने की जरूरत इतनी नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस, राइट। तो इसके साथ हमने डिमांड के सारे फैक्टर्स कर लिए, जिसका मेमोरी टेक्निक क्या था गाइस, कम ऑन, टायर, टायर में टी मतलब क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आई मतलब इनकम, आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एंड ई मतलब होता है, ई मतलब क्या था बताइए, एक्सपेक्टेशंस ऑन फ्यूचर अवेलेबिलिटी। नाउ गिफ्ट रिलेटेड पेन सप्लाई का था, गिफ्ट रिलेटेड पेन, जिसके अंदर जी मतलब क्या था बताइए, गोल ऑफ फर्म। सर दो टाइप के गोल थे, एक था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक था सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर सप्लायर अपना गोल शिफ्ट करता है फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, मतलब पहले मैं प्रॉफिट कमाना चाहता था, अब मुझे नहीं नहीं प्रॉफिट नहीं कमाना, अपने को धंधा बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, तो सेल्स बढ़ाना है तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग प्राइस पे वो अपनी सप्लाई को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिसे कैसा शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट। अरे सिंपल, राइट। और यही चीज इसका उल्टा, अगर गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, मतलब धंधा सेल्स टर्नओवर नहीं बढ़ाना है, धंधा है प्रॉफिट कमाना है, तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे मैं अपनी सप्लाई को क्या कर दूंगा, कम, तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। सर आई साइलेंट है, एफ का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर कोई भी प्रोडक्ट बनाने के जो फैक्टर्स लगते हैं, जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट, उन सबको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स, है ना। तो अगर प्राइस ऑफ एफओपी, एफओपी मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, इन सब का भाव बढ़ गया, तो कहना इसे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा बताइए, कम। कौन से भाव में, एट एग्जिस्टिंग प्राइस। सर उस भाव में तो मेरा मार्जिन कम हो गया क्योंकि मेरे कॉस्ट बढ़ गए, तो मैं अपनी सप्लाई को क्या कर दूंगा, कम, इससे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्योंकि सर अगर आपको उस भाव में मार्जिन ही नहीं मिल रहा, तो क्या उस भाव में बेचोगे, कोई नहीं बेचेंगे। अरे क्लियर, समझ गए। और दूसरा, अगर एफओपी मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम हो गया, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्टिंग भाव में क्या हो जाएगा, तो कैसा शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। अरे समझ आ गया, क्लियर हो गया। टी का मतलब क्या था, टी मतलब गिफ्ट में टी का मतलब क्या था, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर अगर आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, तो इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है बताइए, कम। सिंपल है ना, देखो आज इंटरनेट में टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है कि इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है, तो इंटरनेट इसलिए सस्ता हुआ क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत कम हो गया है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो कॉस्ट गिरता है, कॉस्ट गिरता है तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एग्जिस्टिंग प्राइस, तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड। अरे क्लियर। इसका एग्जैक्ट उल्टा, कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, तो फिर इसका मतलब आपका भी कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन
कम हो जाएगी एट एग्जिस्टिंग प्राइस। कैसा शिफ्ट? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इज दैट क्लियर गाइस? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी समझ आ गया? नाउ रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब क्या होता है बताइए? गिफ्ट रिलेटेड में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। याद रखना गाइस, यहाँ पे रिलेटेड का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सटीट्यूट नहीं है, ये सप्लाई है। सप्लाई में रिलेटेड का मतलब ये होता है कि जब आप अपना एफओपी दोनों गुड्स के इजीली शिफ्ट कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटेड। एफओपी मतलब जो जो सामान यूज करते हो। सपोज मैं एक चाय का सेलर हूं और कॉफी का सेलर हूं। हम दोनों में, चाहे मैं चाय बनाऊं या मैं कॉफी बनाऊं, दोनों में मिल्क चाहिए, दोनों में स्टव चाहिए, स्टव जिसे गर्म करेंगे, दोनों में शुगर चाहिए। बस फर्क है कि यहाँ पे चाय की पत्ती लगने वाली और यहाँ पे कॉफी का। तो क्योंकि दोनों का एफओपी सेम है, मैं इधर भी शिफ्ट हो सकता हूं, मैं इधर भी। तो ये दोनों मेरे लिए कौन से गुड्स हो गए? रिलेटेड गुड्स। समझ आया? तो यहाँ पे रिलेटेड गुड्स का ऐसा सीन है कि सपोज अगर हम चाय बेचने वाले थे तो हमारे लिए रिलेटेड गुड्स कौन सा हो गया बताइए? कॉफी। तो सडनली अगर आपको पता चल जाता है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीज हो गया, कॉफी के भाव बढ़ गए, तो आप बताओ आप अपना एफओपी किधर शिफ्ट करना चाहोगे? चाय बनाने में या कॉफी बनाने में? कॉफी बनाने में, क्योंकि चाय बनाने में 10 रुपया मिल रहा है, कॉफी बनाने में 15 मिल रहा है। तो ये एफओपी को कहाँ यूज करोगे? कॉफी बनाने में। तो व्हेन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीजेस, राइट, ऐसी सिचुएशन में आप सप्लाई कम कर दोगे। कौन से गुड्स की? ओन गुड्स। चाय सप्लाई कम कर दूंगा, 8 कैसा शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर? और पता चला कॉफी का अब 8 रुपया हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? अपने चाय की सप्लाई को क्या कर दोगे? क्योंकि आप बोलोगे अब चलो चाय बनाते हैं, कॉफी बनाने का ही नहीं है ना। तो ऑटोमेटिकली कैसा शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। इज दैट क्लियर? दिस इज नोन एज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जहां हमने गिफ्ट किया, रिलेटेड गुड्स किया, अब हम करते हैं पीईएन। पीईएन मतलब क्या होता है? पी मतलब क्या था? गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की दो पॉलिसी होती है गाइस, एक होती है टैक्स और एक होती है सब्सिडी। तो टैक्स अगर सरकार बढ़ाए तो हमारा कॉस्ट बढ़ता है, सरकार अगर सब्सिडी हटाए तो हमारा कॉस्ट बढ़ता है। एग्जाम्पल सर, आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हो, उस पर सरकार सब्सिडी देती है। 1 लाख की कार है तो आप 1 लाख की अगर एक्टिवा है, एक्टिवा नहीं, आई मीन एनी इलेक्ट्रिक बाइक्स, तो आपको 10,000 का सरकार की सब्सिडी मिलती है। तो आपको कितने में पड़ती है बताइए? खाली वो 90 में। कल सरकार ने वो सब्सिडी हटा दी तो आपको वो कितने में पड़ेगी वापस? 1 लाख में। तो जो भी हो, टैक्स बढ़ाना या सब्सिडी कम करना, दोनों हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? दोनों नुकसान है। दोनों में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। 8 कैसा शिफ्ट? और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट उल्टा, टैक्स बढ़ा दो, सब्सिडी कम कर दो। सॉरी, टैक्स कम कर दो, सब्सिडी बढ़ा दो। दोनों हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर देगा? कम। प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, एट एग्जिस्टिंग प्राइस सप्लाई क्या हो जाएगा? इंक्रीज। राइट वर्ड शिफ्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज ई। ई का मतलब है एक्सपेक्टेशंस ऑन फ्यूचर प्राइस। सप्लायर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। अगर आप एक प्रोडक्ट बेचते हो, सपोज आप एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मोबाइल, और सरकार को सप्लायर को लगता है, सप्लायर को लगता है अभी मोबाइल का भाव है 50,000 और सप्लायर को लगता है कि कल 60 होने वाला है भाव। तो फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने वाला है तो आज सप्लाई ज्यादा करोगे या कम करोगे? सप्लाई कम करोगे ना आज। कैसा शिफ्ट? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। फ्यूचर में लगता है भाव और गिरने वाला है, तो आज सप्लाई को क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। तो कैसा शिफ्ट? लेफ्टवर्ड, है ना। एंड लास्ट क्या था? एन। एन का मतलब था नंबर ऑफ सप्लायर। अच्छा, अगर मार्केट में नंबर ऑफ सप्लायर बढ़ जाए, मतलब बहुत सारे लोग बेचने आ जाए, तो मार्केट की सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कैसा शिफ्ट? राइटवर्ड। और नंबर ऑफ सप्लायर कम हो गए तो मार्केट की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड। इज दैट क्लियर? इसी के साथ हमने सारे फैक्टर्स कर लिए, दैट डिमांड एज वेल एज सप्लाई। द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ डू यू मीन बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? याद है सबको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता था एज मोर एंड मोर ऑफ विच फैक्टर गाइस? कम ऑन, वेरिएबल फैक्टर किसके साथ कंबाइन हो रहा है? फिक्स फैक्टर के साथ। जब वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते हो, इनिशियली आपका एमपी क्या होता है? इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसको लिखते हैं एमपी ऑफ वेरिएबल
फैक्टर, है ना। फिर क्या होता है बताइए, आपका एमपी फिर क्या हो जाएगा बताइए, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फिर तीसरा में एमपी आपका क्या हो जाएगा बताइए, जीरो, है ना। एंड लास्ट में हम क्या बोलते हैं, आपका एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव। नेगेटिव तो नेगेटिव होगा, ऐसे समझ आया, नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव रिटर्न्स टू factor. Good out. What is law of variable proportion? As more and more of variable factor is combined with fixed factor, initially of MP of variable factor will increase due to increasing returns to factor. फिर MP decrease, फिर MP zero and फिर MP negative. Is that clear? तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये पहाड़ याद रखना, MP मतलब P मतलब पहाड़, MP P मतलब पहाड़, पहाड़ दिख रहा है ना, राइट। अब MP का समेशन क्या होता है, TP। तो टीपी क्या रेट से बढ़ेगा इनिशियली, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। क्यों इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि एमपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो ये इंक्रीजिंग रेट। फिर टीपी इंक्रीजेस एट एट डिमिनिशिंग रेट। क्यों डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि एमपी डिक्रीज हो रहा है। एमपी जीरो कब होगा, जहां टीपी का कौन सा पॉइंट पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। और आखिर में एमपी नेगेटिव क्यों होता है, बिकॉज टीपी starts falling. Is that clear guys? क्या ये चीज सबको समझ आ गया, राइट इसका डायग्राम ध्यान से देख लो। एमपी के हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, याद रखना, एमपी के हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। टीपी कौन से पॉइंट पे हाईएस्ट होगा, जब एमपी क्या होगा बताइए, जीरो। तो एमपी के जीरो से एक लाइन खींचो, एमपी के हाईएस्ट पॉइंट को एक लाइन खींचो। इनिशियली टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, फिर increases at diminishing rate and then TP starts falling. I assume ये MP और TP अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ भूलना मत, MP लिखना, ये TP लिखना और इधर आउटपुट लिखना, राइट इसी के साथ आपका MP और TP हो जाता है। अब हम किसको बनाएंगे बताइए, अब हम क्या कौन सा करेंगे, AP। याद है मैंने हमेशा सिखाया था, चाहे MP और AP हो, MC और ABC हो, सब में हम यार यूज क्या करते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन। देखो MP का डायग्राम है, इसी से AP बनाएंगे। MP कब तक इंक्रीज होगा, जब तक AP कब तक इंक्रीज होगा बताइए, जब तक MP AP से ज्यादा होगा। सर इसको बोलते हैं पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट X, राइट। इनिशियली आपका AP इंक्रीज हो रहा है, तो इनिशियली आपका AP क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज क्या लिखोगे रीजन, बिकॉज MP इज ग्रेटर दैन AP। ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट पे देखो XB, MP यहाँ पे गिर रहा है, गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, गिर रहा है, बट फिर भी आपका MP बढ़ रहा है, फिर भी आपका AP बढ़ रहा है। सर क्यों AP बढ़ रहा है बताइए, बिकॉज AP इसलिए इंक्रीज हो रहा है बिकॉज MP स्टिल ग्रेटर दैन AP। जरूर MP फॉल हो रहा है पर अभी भी AP के ऊपर है, मतलब उससे ज्यादा है, इसीलिए AP क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। AP इक्वल्स टू जब MP हो जाता है तो AP क्या हो जाता है बताइए, कांस्टेंट। इस पॉइंट को क्या बोल जाते हैं, B पॉइंट को कांस्टेंट, यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एंड कैन आई से MP टच AP फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पॉइंट, एंड लास्ट में AP क्या हो जाता है बताइए, फॉल, बिकॉज MP इज लेस देन AP। इज दैट क्लियर गाइस, समझ गए, राइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल फैक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड फैक्टर, नेक्स्ट टॉपिक है। सर वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसके अंदर देयर विल बी फैक्टर्स विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट, उसे वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। एंड फैक्टर विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट इज नोन एज फिक्स्ड फैक्टर। एग्जांपल लेबर, फैक्ट चेंज होता है आउटपुट के हिसाब से, रॉ मटेरियल चेंज होता है आउटपुट के हिसाब से, इसलिए वो वेरिएबल। आपकी बिल्डिंग वैसे ही रहेगा, मशीनरी वैसे ही रहेगा, तो वो कौन सा हो जाता है बताइए, फिक्स्ड फैक्टर। शॉर्ट रन में ही होता है। गाइस नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ फॉल इन टैक्स ऑन सप्लाई, मैंने जस्ट नाउ बता दिया था, इफेक्ट ऑफ ये वाला फॉल इन टैक्स ऑन सप्लाई। तो याद है ना एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अलग से पूछा तो क्या लिखोगे, ड्यू टू फॉल इन टैक्स क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एट एग्जिस्टिंग प्राइस। कैसा शिफ्ट,
राइटवर्ड शिफ्ट। ये ऑलरेडी हमने कर लिया, ये क्वेश्चन था, ये कर लिया। फॉल इन ओन प्राइस ऑफ वन गुड ऑन सप्लाई। ओके, फॉल इन ओन प्राइस। अच्छा, ये याद है, खुद के प्राइस को फॉल होता है तो शिफ्ट होता है या मूवमेंट होता है? याद रखना, सप्लाई में चेंज इन अदर फैक्टर्स क्या आते हैं? गिफ्ट, रिलेटेड, पेन। खुद का प्राइस चेंज होता है तो या तो एक्सटेंशन होता है या तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना, ये मैं करा देता हूं। सप्लाई, सप्लाई का स्लोप कैसा होता है बताइए? पॉजिटिव। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो तो क्या हो रहा है? अपनी सप्लाई क्या हो रही है बताइए? एक्सटेंड हो रही है। तो याद रखना, जब प्राइस ऑफ ओन गुड्स, खुद के गुड की ही प्राइस बढ़ रही है, तो आप अपने सप्लाई को क्या करोगे? क्वांटिटी सप्लाई वर्ड यूज करोगे। क्वांटिटी सप्लाई क्या करोगे? एक्सटेंड आठ, सॉरी, क्वांटिटी सप्लाई क्या करोगे? एक्सटेंड, एंड अदर फैक्टर्स यहां पे क्या रहेंगे? कांस्टेंट। क्या चीज क्लियर? राइट। और खुद का ही प्राइस फॉल हो जाए, प्राइस कैसे फॉल होगा? अगर बी से ए जा रहे हो तो लिखोगे व्हेन द प्राइस ऑफ ओन गुड्स फॉल्स द सप्लाई विल डिक्रीज इट्स क्वांटिटी सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। इज दैट क्लियर गाइस? गुड आउट। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? अजम्पशंस क्या है? एक्सेप्शंस क्या है? शेड्यूल एंड डायग्राम। बेसिकली पूरा डिमांड और सप्लाई पूरा ही पूछ लिया। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। गाइस याद रखना, बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज पॉजिटिव, सॉरी, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, है ना? और यहां पे क्या लिखोगे? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, माय बैड, क्वांटिटी सप्लाई। गुड आउट सर। सेकेंड है व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ, सर इसका अजम्पशंस क्या होगा? अरे सिंपल, यहाँ के अजम्पशंस क्या है आपका? टायर क्या रहेगा? कांस्टेंट। टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आई मतलब इनकम, आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एंड ई मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑन फ्यूचर अवेलेबिलिटी। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा बताइए? गिफ्ट, रिलेटेड, पेन। तो एग्जांपल में सारा लिख देना। गोल ऑफ द फर्म विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन constant, state of technology will remain constant, price of related goods will remain constant, government policy will remain constant, वगैरह वगैरह। Is that clear? Now let's talk about what are the exceptions of demand and supply. सर इसके क्या क्या exceptions है? सिंपल, तीन है। पहला है आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। सर इसका मतलब एक्सेप्शन मतलब क्या हो रहा है? कि यहाँ पे प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं हो रही। सर व्हाट इज आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन? सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सोसाइटी में लोगों से डिफरेंट करती है, और वो प्रोडक्ट तभी डिमांड होगी जब उसका भाव ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल रोलेक्स की वॉचेस, फॉर एग्जाम्पल विंटेज कार्स, फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज कार्स। सर अगर मर्सिडीज कार 10 लाख में होगी ना तो कोई अमीर आदमी मर्सिडीज नहीं खरीदेगा। वो मर्सिडीज महंगी है इसलिए वो खरीदता है, क्योंकि उसको पता है कि उससे मैं सोशली अलग लगूंगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन नहीं है। दूसरा क्या था? गिवन गुड्स। सर गिवन गुड्स एक ऐसा गुड्स है जब एक इंसान अपनी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन गिवन गुड्स को खरीदता है। गिवन गुड्स को मतलब इंफीरियर गुड्स को खरीदता है, पर अपना सारा पैसा वो किसमें डाल रहा है? इंफीरियर। इमेजिन करो वो बहुत ज्यादा गरीब है। ऐसी सिचुएशन में गिवन इफेक्ट होने का मतलब यह है कि अगर उस गुड्स के भाव बढ़ गए तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं है कि वो ज्यादा नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा क्या खरीद लेगा बताइए? गिवन गुड्स। एंड लास्ट क्या था बताइए? इरैशनल जजमेंट। सर व्हाट इज इरैशनल जजमेंट? इरैशनल जजमेंट बहुत सिंपल है कि हम लोग है ना ये जनरली सर्विस में देखते हैं। अगर किसी का प्राइस ज्यादा है हम अज्यूम करते हैं उसकी सर्विस बहुत बढ़िया होगी। कभी बार्बर शॉप जाओ, बढ़िया वाली शॉप में बड़ा अच्छा इंटीरियर किया हो और बोले 1000 रुपये आपका हेयर कट का होगा, पता नहीं कैसा किया हो, अपने को फीलिंग कैसी आती है? मस्ती काटा होगा, है ना? क्योंकि वी जज द सर्विस बेस्ड ऑन इट्स प्राइस। अच्छा सप्लाई का बताइए। पहला है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, दूसरा पेरिशेबल गुड्स, और तीसरा एनीवन? किसी को याद है तीसरा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पेरिशेबल गुड्स, हाँ सर गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे क्या कह रहा है पता है? इसकी सप्लाई ही लिमिटेड है,
रोलेक्स पूरे साल में 50 वॉच ही बनाता है, उससे ज्यादा वो बनाता ही नहीं है। तो उसकी प्राइस कितनी भी बढ़े, मैं सप्लाई को बढ़ा नहीं सकता। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर गाइस? तो पहला कौन सा है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या होता है? खाने पीने की चीजें। अगर ऑनियन के कितने भी भाव बढ़ जाए, जितने उगेंगे उतना ही सप्लाई होगा, उससे ज्यादा तो सप्लाई कर नहीं सकता। अपने घर में तो ऑनियन बनते नहीं है ना? दूसरा क्या है? पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब सेम एग्रीकल्चर ही होते हैं। ये वो चीज़ है जो जल्दी खराब हो जाती है। अब समझो मिल्क है, मिल्क की शेल्फ लाइफ कितनी है बताइए? एक दिन। सुबह से मिल्क मेरा बिका ही नहीं, शाम को अगर 20 रुपए की थैली मुझसे कोई 10 रुपए में बोल रहा है कि दे मुझे, मैं दूंगा कि नहीं दूंगा? दे दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि पता है बाद में तो खराब होने वाली है, तो कम भाव में भी मैं अपनी सप्लाई को बढ़ा दूंगा। एंड तीसरा क्या है? गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, जो जस्ट नाउ मैंने आपको बताया। अगला टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। जस्ट नाउ हमने कर लिया। किसके फैक्टर? डिमांड के फैक्टर्स कौन से हैं? गिफ्ट, रिलेटेड पेन, सॉरी टायर। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई का कौन सा है बताइए? गिफ्ट, रिलेटेड पेन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड? सिंपल है यार। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड गाइस? देखो बहुत सिंपल है। डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड बाय, एक सिंगल बायर डिमांड करता है अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। अलग अलग एक एक के डिमांड शेड्यूल पूछा, भाई तुम्हें मैं मैंगो बेचना चाहता हूँ, तुम्हारा डिमांड शेड्यूल बताओ, 10 में कितना खरीदोगे, 20 में कितना खरीदोगे, 30 में कितना, 40 में कितना और 50 में कितना। एक का पूछता हूं तो उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। और अगर सबका पूछ लिया, ऑल दी बायर, तो उसे हम क्या बोलेंगे बताइए? मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द बायर्स अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस इज नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। इज दैट क्लियर गाइस? ओके ओके गाइस, सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्लीज। ओके अगला क्वेश्चन जो है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इफ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUX अपॉन इट्स PY। गाइस तुम्हारी क्वेश्चन गलत है, सर ने जो दिया है MUX अपॉन PX ग्रेटर देन MUX अपॉन PX नहीं हो सकता सर, MUY अपॉन PY होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है राइट तो चलिए, अब ऐसी सिचुएशन को कैसे ठीक करें? एग्जाम में आपको ये सिचुएशन दी होगी, पहले आपको इस सिचुएशन को डिफाइन करना होगा। इस सिचुएशन को हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज अ सिचुएशन वेयर पर रुपी क्यों? क्योंकि मैं प्राइस को इससे क्या कर रहा हूं? डिवाइड। तो पर रुपी सेटिस्फैक्शन किससे मिल रहा है बताइए? एक्स से ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू पर रुपी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कमोडिटी वाई। सर कैसे पता चल रहा है? अरे ये ग्रेटर देन दिख रहा है ना, मतलब पर रुपी। इसको इस तरह से लिखूं मैं, 20/4 इज ग्रेटर देन 20/5। डिवीजन आता है ना, इसमें पर रुपी सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? 5। इसमें पर रुपी सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? 4। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कंज्यूम करोगे? एज अ कंज्यूमर आप क्या कंज्यूम करोगे बताइए? कंज्यूमर कौन सी कमोडिटी कंज्यूम करेगा? कमोडिटी एक्स। जैसे कंज्यूमर कमोडिटी एक्स को कंज्यूम करेगा, MUX क्या हो जाएगा? ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यस। ये लॉ कहता था कि आप जैसे जैसे एक कमोडिटी कंज्यूम करते हो ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, आपका MUX क्या होता जाएगा? डिक्लाइन। देखो MUY से इतना मिल रहा है सेटिस्फाई, MUX से इतना मिल रहा है, MUY से इतना मिल रहा है। एक्स कंज्यूम करोगे तो एक्स से कम होता जाएगा, और एक को नहीं खा रहे हो तो उसकी यूटिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कब वर्क नहीं करता? जब आप कमोडिटी को कंज्यूम नहीं करते। अरे समझ आया? तो एक तरफ MUX गिर रहा है, दूसरी तरफ MUY बढ़ रहा है, और ये कब तक होगा? जब तक दोनों क्या नहीं हो जाते? इक्विलिब्रियम। कोई डाउट? क्या ये चीज सबको समझ आई? ओके इसको लिखना कैसे? सिंपल, आपको ये लिखना है, इट इज अ सिचुएशन वेयर पर रुपी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कमोडिटी एक्स इज ग्रेटर देन द पर रुपी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कमोडिटी वाई। इन दिस सिचुएशन द कंज्यूमर विल कंज्यूम कमोडिटी एक्स। ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स द मार्जिनल यूटिलिटी derived from commodity X will decline, या MUX will decline due to law of diminishing marginal utility, and MUY will increase.
इज दैट क्लियर? टिल इट रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, वही लिखना है, मैं सिर्फ अ द ब ऐड कर रहा हूँ। ओके, न्यूमेरिकल्स ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि वो भी कवर हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट अस अज्यूम आपका MUX जो है 25 है, ये मैंने वीके ओरी का निकाला है पेज नंबर 87 के अंदर। MUX 25 दिया हुआ है, PX कितना दिया है बताइए 5, और MUY कितना दिया हुआ है बताइए 30, और PY कितना दिया हुआ है बताइए 5। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है और आपको बताना है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। ओके, पर रुपी हमें यहाँ पे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पर रुपी कितना मिल रहा है बताइए 5। यहाँ पे पर रुपी कितना मिल रहा है बताइए 6। तो क्या इक्विलिब्रियम पे है? जी नहीं। सिचुएशन कैसी है बताइए, MUX अपॉन PX इज लेस देन, अरे समझ आया? क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा, कमोडिटी Y। इज दैट क्लियर? एक और ले लेते हैं। अ कंज्यूमर कंज्यूम टू गुड्स X एंड Y हुज प्राइस दिया हुआ है, PX दिया हुआ है 6, PY दिया हुआ है 8। फिर लिखा है MUY इज 24, MUY कितना दिया है बताइए 24, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब कंज्यूमर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, हमें ढूंढना है MUX। इज इट टफ? अरे नहीं रे, कुछ भी टफ नहीं है, इक्वेशन लगा लो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है तो क्या होगा, ये इक्वेशन होगी। MUX हमें ढूंढना है, उसको x ले लो, PX कितना है 6, MUY 24 अपॉन 8, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18, MUX 18 आ जाएगा, और क्या, सिंपल। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। न्यूमेरिकल्स हो जाने के बाद अब हम करते हैं MU इन केस ऑफ टू कमोडिटी, जस्ट नाउ हमने कर लिया, वही तो था, और क्या है, TU और MU का रिलेशनशिप। चल TU और MU बोल दिया है तो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कर ही लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लॉ ऑफ DMU, तो एज वी कंज्यूम कैसी कमोडिटी बताइए, स्टैंडर्ड कमोडिटी ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। जब हम कोई स्टैंडर्ड कमोडिटी कंज्यूम करते हैं वो भी कंटिन्यूस बेसिस पे, ऐसी सिचुएशन में द मार्जिनल यूटिलिटी जो आपका क्या हो रहा है, डिराइव फ्रॉम every additional unit tends to decline, इस तरह से कि initially MU will be positive but falling, then it becomes 0 and then it becomes negative। MU initially positive होता है पर डिक्लाइन होता है, फिर 0 और फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे MU पॉजिटिव, यहाँ पे MU 0 और यहाँ पे MU नेगेटिव। अब हम किसकी बात करेंगे गाइस, कम ऑन, TU। तो TU के लिए लाइन कहाँ तक बनाओगे बताइए, जब MU क्या हो जाता है बताइए 0। TU increases at diminishing rate, TU increases at which rate? सर क्यों डिमिनिशिंग रेट, क्यों डिमिनिशिंग रेट बताइए, बिकॉज MU is falling। why MU is falling? due to law of diminishing marginal utility। when MU is 0 TU कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा, maximum, and TU starts falling when MU is negative। is that clear? So TU initially increases at diminishing rate, then maximum point, and then it starts falling। is that clear? चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बजट लाइन एंड PPC कर्व। ठीक है, तो हम बजट लाइन, PPC कर्व, 21st क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन एंड 24th कार्डिनल यूटिलिटी, ये तीन एक साथ कर लेते हैं। एंड 27th क्वेश्चन, व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच एंड व्हाट इज ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो ये चारों जो है वो हमारा एक साथ ही हो जाएगा। ओके, सबसे पहला PPC कर्व क्या होता है सर, PPC कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा PPC कर्व बाद में करते हैं, पहले हम कर लेते हैं गाइस, माय बैड, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी।
हम पहले कर रहे हैं 24th क्वेश्चन, सॉरी, कार्डिनल यूटिलिटी, और 27th क्वेश्चन है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू मीन बाय कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। ठीक है सर, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब कोई हम कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उससे जो भी हमें सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप वेट को केजी में मेजर करते हो, लिक्विड को लीटर्स में मेजर करते हो, वैसे ही सेटिस्फैक्शन को हम किस फॉर्म में डिराइव करते हैं, यूटिलिटी के फॉर्म में। और यूटिलिटी को अगर आप नंबर्स के फॉर्म में बताते हो कि मुझे 50 का सेटिस्फैक्शन, 40 का सेटिस्फैक्शन, 30 का सेटिस्फैक्शन, उस अप्रोच को हम कौन सा अप्रोच कहते हैं गाइस, कम ऑन, कार्डिनल अप्रोच। जो कौन फॉलो करता था बताइए? इट इज, हु विल फॉलो कार्डिनल अप्रोच? इट वॉज मार्शल, नहीं मार्शल नहीं, हिग्स। एक बार चेक कर लो ना प्लीज। तो कार्डिनल अप्रोच यूज टू बी फॉलोड बाय मार्शल। और यही जब आप उसको मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ रैंक्स, तो उस अप्रोच को हम कौन सा अप्रोच बोलते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच। और ये कौन मेजर करता था, हिग्स। एक बार जरूर चेक कर लेना प्लीज फिर भी। इज दैट क्लियर गाइस? नाउ अगला टॉपिक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, फिर हम 22 करेंगे। 24 हमने 27 कर लिया, अब हम कर रहे हैं 21, विच इज व्हाट डू यू मीन बाय अ बजट लाइन। ठीक है, तो सर ये बजट लाइन क्या चीज़ है, ये भी उसी चैप्टर का है इसीलिए। बजट लाइन ये होता है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन। बजट लाइन के बाहर के कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं नॉन अटेनेबल, और जो कॉम्बिनेशन इसके अंदर है और जो ऑन द लाइन है उसे बोलते हैं बजट, जो हम अटेनेबल है। इज दैट क्लियर? जो है अटेनेबल। नाउ व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन मतलब गिवन व्हाट, द प्राइस ऑफ टू कमोडिटी, गिवन द प्राइस ऑफ द टू कमोडिटी, एंड दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, द इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी गुड्स गाइस, कम ऑन, टू गुड्स, जो कंज्यूमर क्या कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अफोर्ड, स्पेंडिंग हिज और हर एंटायर इनकम। बजट लाइन आपके इनकम पे डिपेंड करता है, आपका बजट कितना है, आपका इनकम कितना है। तो जब मैं अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करके क्या क्या अलग कॉम्बिनेशन के गुड्स क्या कर सकता होगा इसका ऑन अफोर्ड, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन। और जो कॉम्बिनेशन ए बी को खाली क्या बोलेंगे, बजट लाइन, बट ए बी और सी डी को क्या मिला के क्या बोलेंगे, बजट सेट। सर बजट सेट क्या होता है? सर बजट सेट का मतलब समझो, आपके पास 100 रुपए है, कमोडिटी एक्स 10 है, कमोडिटी वाई 5 है, आपने यहाँ पे खरीदा 5,10, तो 100 रुपये पूरे गए। या आपने खरीदा 7,6, तो भी पूरे 100 रुपये गए, क्योंकि 7 × 10 इज 70, 6 × 5 इज 30, 100 रुपये गए। तो ये आपका बजट लाइन के कॉम्बिनेशन है। पर ये भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, 7,4, व्हाट इज 7,4, 7 × 10 कितना स्पेंड हुआ, 70, 4 × 5 कितना स्पेंड हुआ, 20। तो आप अपनी इनकम पूरा स्पेंड नहीं भी करेंगे, तो वो दोनों को हम किस में लेते हैं बताइए, बजट सेट। इज दैट क्लियर गाइस? राइट नाउ, तो बजट लाइन कर लिया, अब हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय पीपीसी कर्व, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 22। पीपीसी कर्व चैप्टर नंबर 2 का है, ये होता है पीपीसी कर्व। सबको याद है क्या था पीपीसी कर्व? डिफरेंट पॉसिबल combination. It is a curve which shows different possible combination of two goods which can be, अच्छा different पर maximum भी लिखना पड़ेगा, maximum possible combination of two goods which can be produced in the economy provided, तीन assumptions थे, resources are given, second it is कैसे utilize किया है, fully and efficiently utilized,
and technology remain constant. That is known as production possibility curve. Is that clear? Okay. Now, okay guys, तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर इन द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन. गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर इन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन. व्हाट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन? ओके गाइस, सबसे पहली बात कर लेते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस. एग्जाम में पूछा जा सकता है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23. ये प्रोडक्शन चैप्टर का है. तुमने तो कहा था प्रोडक्शन चैप्टर नहीं है. है क्या? प्रोडक्शन है बट वो नहीं. ओके, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. तो गाइस बहुत सिंपल है. शॉर्ट रन के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं. वन इज वेरिएबल फैक्टर एंड सेकंड इज फिक्स फैक्टर. लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या होते हैं बताइए? वेरिएबल फैक्टर. इज दैट क्लियर? शॉर्ट रन में स्केल ऑफ आउटपुट हमारा कितना हो सकता है? कांस्टेंट. उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट नहीं होता. यहाँ पे हम जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं. याद रखना, वो मेरा ठंडा कोक वाला एग्जाम्पल. तीसरा, यहाँ पे हम मेजर करते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बताइए? रिटर्न्स टू. एंड चौथा, यहाँ पे जो फैक्टर रेशियो है वो वेरिएबल है, मतलब जो चेंज होता है. और यहाँ पे जो फैक्टर रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है बताइए? कांस्टेंट. तो यहाँ पे आपका जो फैक्टर रेशियो है, क्यों फैक्टर रेशियो? फॉर एग्जांपल मेरा एक मशीन है कोक की, राइट. इस मशीन में 50 बॉटल ही है जो मैं चिल्ड कर सकता हूँ, राइट. तो अगर कोई मुझे 20 मांगे तो क्या रेशियो हो जाएगा? 20 गरम कोक और एक फ्रिज. कोई 30 मांगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 30 गरम कोक और एक. कोई 40 मांगे तो 40 गरम कोक और एक फ्रिज. हर बार देखो फैक्टर रेशियो जो है, फैक्टर मतलब वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का जो रेशियो है वो क्या हो रहा है गाइस? कम ऑन, चेंज. यहाँ पे कोई मुझे पूछेगा तो कैपेसिटी की बात होगी, है ना. तो मुझे पूछेगा 50 बनाने हैं तो कितने रेशियो हो जाएगा बताइए? 1 कॉमा, सॉरी 50 कॉमा 1. कोई 100 पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 100 कॉमा 2. 100 कॉमा 2 क्या होता है? 50:1. कोई 150 पूछेगा तो 150 कॉमा 3, अगेन दैट मीन्स 50:1. तो यहाँ पे जो फैक्टर रेशियो है वो क्या रहता है गाइस? कम ऑन, कांस्टेंट. दैट इज डन. नाउ अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो डिग्री में फैक्टर्स पूछेंगे, खाली डिग्री डेफिनेशन ही समझना है, तो उसके फैक्टर्स भी है. ओके गाइस, सो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम दोनों कर लेते हैं. आई अज्यूम कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेडिंग है. इफ सर ने और भी कुछ पूछा है उसके अंदर तो आई डोंट नो. डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहता है इट मेजर्स, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इट मेजर्स द परसेंटेज change in what? Quantity demand in response to change in price. With it measures the percentage change in quantity demand upon percentage change in price. वही elasticity of supply का क्या है? Again same, it measures the percentage change in quantity supply upon percentage change in price. Is that clear guys? इसका कैसा रिलेशनशिप है गाइस? कम ऑन, नेगेटिव. बस इतना ही फर्क है क्योंकि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है, और आंसर हमें पॉजिटिव चाहिए, इसलिए इसके बाहर क्या आता है बताइए? नेगेटिव. और यहाँ पे नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी प्राइस और सप्लाई का कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव. इसका एक और फॉर्मूला है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एस इंटू पी. अरे क्या लिख रहा हूँ? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू P1 अपॉन Q1. फिर P1 को क्या बोलते हैं बताइए? ओरिजिनल प्राइस. Q1 क्या हो जाता है? ओरिजिनल क्वांटिटी. और बाहर क्या लगा दोगे? माइनस साइन. इज दैट क्लियर? और यहाँ पे क्या होता है बताइए? बोलिए. सेम फॉर्मूला, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू P1 अपॉन Q1, पर इस तरह माइनस साइन लगेगा नहीं. दैट्स
टॉक्स अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैंने सिर्फ उसका मीनिंग समझा है, यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए नहीं है। इसके बाद इसके लिखे हुए हैं न्यूमेरिकल्स ऑन इलास्टिसिटी। मैंने ना इसके ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स है 4-5 जो है, तो वो तुम उसके साथ कर लेना ताकि इसमें वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो गाइस व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, बताइए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. What is how to, what to produce? What to produce का मतलब है आप क्या गुड्स प्रोड्यूस करोगे। या तो आप प्रोड्यूस करोगे कंज्यूमर गुड्स, या तो आप प्रोड्यूस करोगे कैपिटल गुड्स, राइट। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में या तो आप कंज्यूमर गुड्स या तो आप कैपिटल गुड्स। एंड अंदर कंज्यूमर गुड्स भी 2 टाइम के गुड्स है, एक होता है पीस टाइम गुड्स और एक होता है वॉर टाइम गुड्स। दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। प्लस व्हाट टू प्रोड्यूस में एक और चीज होता है हाउ मच, मतलब ज़्यादा कंज्यूमर बनाएंगे तो कम क्या बनेगा, कैपिटल, और ज़्यादा कैपिटल बनाएंगे तो कम क्या बनेगा, कंज्यूमर। एग्जाम्पल दे देता हूँ कैपिटल गुड्स का है मशीन्स, डैम, ब्रिजेस। वॉर टाइम गुड्स क्या होता है, गन्स, बॉम्ब्स और ये सब। पीस टाइम मतलब ब्रेड एंड बटर। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आ गया? ब्रेड बटर क्लोथ सब सब कुछ। हाउ टू प्रोड्यूस, तो 2 टेक्नोलॉजी है, बताइए। वन इज लेबर इंटेंसिव एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव करोगे तो उससे आपकी क्या बढ़ेगी, बताइए। आपकी बढ़ती है एम्प्लॉयमेंट। लेबर इंटेंसिव में मोर ऑफ लेबर लेस ऑफ कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिव, मोर ऑफ कैपिटल लेस ऑफ लेबर। लेबर इंटेंसिव से आपकी क्या बढ़ती है, बताइए। अरे क्या लिख रहा हूँ वापस, सॉरी। आपकी क्या बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे आपकी क्या बढ़ती है, बताइए, एफिशिएंसी। इज दैट क्लियर? एफिशिएंसी बढ़ने से आपका देश का क्या बढ़ेगा, जीडीपी। पर यहाँ पे देश का क्या बढ़ेगा, सोशल वेलफेयर। फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिचर सेक्शन या पुअर सेक्शन। अगर अमीरों के लिए बनाओगे तो देश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो देश में बहुत ज़्यादा क्या बढ़ेगी, जीडीपी। बट अगर आप गरीबों के लिए बनाओगे तो देश में क्या बढ़ेगा, सोशल वेलफेयर। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ हमने कर लिया सेंट्रल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वही शुरुआत है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड and wants are unlimited. So we face the problem of scarcity. Plus resources के बहुत सारे क्या है, alternative users. इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, choice. तो this is the economic problems. Is that clear? Now, what do you mean by opportunity cost? What is opportunity cost, sir? Loss of output in second best alternative when resources, ये पीपीसी के एंगल से बोल रहा हूँ, are shifted from good x to good y। तो जब आप रिसोर्सेस को शिफ्ट करते हो फ्रॉम गुड एक्स टू गुड वाई या गुड वाई टू गुड एक्स, सॉरी भूलना मत क्योंकि वाई से एक्स जा रहे थे, तो लॉस ऑफ आउटपुट इन गुड वाई। इज दैट क्लियर? जिसको हम बोलते हैं द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इज दैट क्लियर? राइट। अब आता है द लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने ऑलमोस्ट आपके 31 में से 30 क्वेश्चंस करा दिए एक्सेप्ट द न्यूमेरिकल पार्ट, जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। द लास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो गाइस क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? जब आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देते हो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, बताइए, पॉजिटिव। और कोई भी आप स्टेटमेंट देते हो जो किसी ना किसी का क्या है गाइस, कम ऑन, ओपिनियन, और वो ओपिनियन भी हम किसका लेते हैं, बताइए, किसी ना किसी इकोनॉमिस्ट का, तो उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, नॉर्मेटिव। इसके स्टेटमेंट होते हैं क्या था, व्हाट वाज, क्या है, व्हाट इज, क्या होगा, व्हाट वुड बी, और नॉर्मेटिव बोलता है क्या हो सकता है, दैट इज व्हाट ought टू बी।
इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या लगता है, वैल्यू जजमेंट, जजमेंट चाहिए ना, क्योंकि इसमें तो कोई फैक्ट्स है नहीं, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट की ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? इसी के साथ योर कंप्लीट important question is over from my side. I hope अच्छा लगा होगा and all the best.